हेलो, गुड इवनिंग। आज हम अपनी क्लास में पूर्वी घाट पर्वत के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने अपनी पिछली क्लास में पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में चर्चा किया था। आज हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। लेकिन पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में कुछ चीज़ें अधूरी रह गई थी। जैसे हमने दर्रे के लिए बोला था कि हम बाद में पढ़ाएंगे, तो आज हम पहले दर्रे के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमी घाट पर्वत में कौन कौन से दर्रे थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम पढ़ाएंगे पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। तो सबसे पहले लिखोगे पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट पर्वत जो है, पश्चिमी घाट पर्वत से होकर के जो दर्रे गए हैं, दर्रे इस कारण से वहाँ बने हैं। दर्रे से होकर के पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर जाने का एक सहायक रास्ता है। तो पश्चिमी घाट दर्रे के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में दो दर्रे पाए जाते हैं। पहला है थाल घाट दर्रा। देखो, ये वाला थाल घाट दर्रा है, और थाल घाट दर्रे से होकर के ये मैं दिखाया हूँ, ये वाला पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के जो बगल में ब्लैक कलर की लाइन है वो है तट। तो पर्वत और तट के बीच में यहाँ पर मुंबई बसा हुआ है, यानी तट पे ही समझो मुंबई राज्य बसा हुआ है। तो मुंबई से होकर के नागपुर, यहाँ पर नागपुर है, नागपुर समझो कुछ इधर है। मुंबई से होकर के नागपुर जाने के लिए थालघाट दर्रे से होकर ही रास्ता गुजरती है। मुंबई से नागपुर जाने के लिए थालघाट दर्रे से ही सड़क मार्ग गुजरता है। नेक्स्ट लिखोगे भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा मुंबई से पुणे और पुणे से होकर के चेन्नई जाने के लिए जो सड़क मार्ग है वो भोर घाट दर्रे से ही होकर गुजरता है। मुंबई से नागपुर जाने के लिए थालघाट दर्रे से होकर गुजरते हैं। अगर मुंबई से हमको चेन्नई जाना है या पुणे जाना है तो भोर घाट दर्रे से होकर गुजरते हैं। जो सड़क मार्ग गई है मुंबई से चेन्नई के लिए, पुणे चेन्नई होते हुए, उसको नेशनल हाईवे 4 के नाम से जानते हो, NH4 है। NH4 मुंबई से चेन्नई के लिए गई है। इसके हमने अभी बताया कि महाराष्ट्र राज्य में 2 प्रमुख दर्रे हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिखो केरल राज्य में पहला दर्रा लिखो पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा नीलगिरी एवं अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। पालघाट दर्रा नीलगिरी एवं नीलगिरी के दक्षिण में पालघाट दर्रा ये वाला है पालघाट दर्रा। तो मैंने क्या पढ़ाया था, नीलगिरी की पहाड़ी के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी पर पालघाट दर्रा स्थित है। पालघाट दर्रे से होकर के केरल से तमिलनाडु के लिए सड़क मार्ग गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा ये जो बना हुआ है रेड कलर से बना हुआ है, ये है सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा
सेनकोट्टा दर्रे से होकर के, सेनकोट्टा दर्रा कहाँ पर है? केप केमोरिन सॉरी कार्डामम की पहाड़ी, ये पहाड़ी का नाम था कार्डामम, इसका नाम था कार्डामम पहाड़ी। कार्डामम पहाड़ी पर सेनकोट्टा दर्रा स्थित है। सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाने का रास्ता है। तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाने का सड़क मार्ग सेनकोट्टा दर्रा से होकर ही गुजरता है। ये तो था हमारा जो पिछली क्लास में हमको पढ़ाना था दर्रे के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट के बारे में। तो हेडिंग लिखोगे पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत से हमने ये भी पढ़ाया था अपने जब पहली क्लास ली थी प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत। जब हम पहली क्लास लिए थे तो हमने पढ़ाया था कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो उत्तरी भाग है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो उत्तरी भाग है वो उत्तर की तरफ है। हमने ये भी पढ़ाया था उत्तर की तरफ है। यही कारण है प्रायद्वीपीय भारत के पठार का उत्तरी भाग उत्तर की तरफ होने के कारण, यानी कि यहाँ से कौन सी नदी बह रही थी? गंगा नदी बह रही थी। गंगा नदी बह रही थी। हमने ये पढ़ाया था कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का उत्तरी भाग उत्तर की तरफ अर्थात गंगा नदी बेसिन की तरफ है। गंगा नदी बेसिन की तरफ होने के कारण उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियाँ गंगा नदी बेसिन में जाकर के मिल जाती हैं, जिससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग का ढलान उत्तर की तरफ है या गंगा नदी बेसिन की तरफ है। क्लियर है? इसके बाद हमने ये पढ़ाया था कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर्वत, हमने क्या पढ़ा है? दक्षिण में पश्चिमी घाट पर्वत का ढलान पश्चिमी घाट पर्वत का ढलान पूर्व की तरफ है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली ज़्यादातर नदियों ने, पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली सारी नदियाँ, जितनी भी नदी बड़ी बड़ी नदियाँ पश्चिमी घाट पर्वत से निकल करके पूर्वी घाट पर्वत की तरफ प्रवाहित होती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये बड़ी नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ से निकल के पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। हमने ये भी बताया था कि ये नदियाँ पूर्वी घाट को क्यों पश्चिम की तरफ से निकलती हैं, पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी मिलती हैं। तो ये नदियाँ जब बंगाल की खाड़ी मिलती हैं तो पूर्वी घाट को जगह जगह क्या है? काट छाँट कर दिए, जिस कारण से ये पूर्वी घाट पर्वत जो है पश्चिमी घाट पर्वत की तरह क्रमबद्ध नहीं है। क्लियर है? बल्कि पश्चिमी घाट पर्वत जो क्रमबद्धता, जैसे कि नर्मदा ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर केप केमोरिन तक एक श्रृंखला थी, काट पीट कहीं नहीं था। लेकिन पूर्वी घाट पर्वत जब आप देखेंगे, ये तो मैप में दिख रहा है कि एकदम सीध में दिखा हुआ, लेकिन जब आप जूम करके देखेंगे तो बहुत काटा पीटा ऐसे बहुत छोटी छोटी जगह में कटअप होता है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ निकलते हैं, जिस कारण से ये पूर्वी घाट को जगह जगह काट पीट कर दें। पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में वहाँ के स्थानीय नाम से जानते हैं। क्लियर है? पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में वहाँ के अलग अलग नामों से जानते हैं। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार उड़ीसा के
उड़ीसा के उत्तरी भाग से लेकर के दक्षिण में तमिलनाडु के केप के मोरिन तक है। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार उड़ीसा के उत्तरी भाग से लेकर के दक्षिण में केप के मोरिन तक, दक्षिण में तमिलनाडु के केप के मोरिन तक है। क्लियर है? अब जैसे देखो, मैंने अभी क्या पढ़ाया था, पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो तेलंगाना में पूर्वी घाट पर्वत को शेषाचलम के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, वेलिकोंडा, जबकि तमिलनाडु राज्य में जवादी, सेवाराय, पंचामलई, पालने की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ये पूर्वी घाट पर्वत के बारे में था। अब मैं जैसे बताऊंगा वैसे नोट्स बनाते जाना, लिखते जाना, अगर आपको लिखना है तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। पूर्वी घाट पर्वत पश्चिम घाट पर्वत की तरह क्रमबद्ध नहीं है। पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत की तरह क्रमबद्ध नहीं है और न ही निरंतर। पूर्वी घाट पर्वत ना ही निरंतर है। पूर्वी घाट पर्वत पूर्वी घाट पर्वत को पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली नदियाँ जगह जगह पर काट छांट कर दी। पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों ने पूर्वी घाट पर्वत को जगह जगह पर काट छांट कर दिया है। नदियों के पूर्व की ओर प्रवाहित होने के कारण ही, नदियाँ पश्चिमी घाट से निकल करके पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, तो नदियों के पूर्व की ओर प्रवाहित होने के कारण ही पूर्वी घाट पर्वत को नदियों ने जगह जगह पर काट छांट कर दिया है। गोदावरी और कृष्णा नदी, देखो गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में, गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में पर्वत पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में पूर्वी घाट पर्वत पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। नेक्स्ट लिखो गोदावरी, ये तो बता दिया। नेक्स्ट लिखोगे पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में स्थानीय नामों से जाना जाता है। तेलंगाना, जैसे तेलंगाना राज्य में पूर्वी घाट पर्वत को शेषाचलम, क्या लिखा हुआ है? शेषाचलम। तेलंगाना राज्य में पूर्वी घाट पर्वत को शेषाचलम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, दूसरा नंबर, आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट पर्वत को नल्लामलाई, दूसरा, इसी में नल्लामलाई के आगे नेक्स्ट लिखोगे वेलिकोंडा, ये लिखा हुआ वेलिकोंडा। इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे नल्लामलाई और वेलिकोंडा, लिख लिए ना। शेषाचलम तेलंगाना, नल्लामलाई वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश राज्य में है और ये तेलंगाना राज्य में है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखोगे तमिलनाडु राज्य में पूर्वी घाट पर्वत को स्थानीय नाम से जानते हैं। पहला नाम सबसे ऊपर देखो, जवादी। दूसरा देखो सेवाराय। तीसरा पंचामलाई। और चौथा पालने की पहाड़ी। ये सब पहाड़ी इसमें ऐड कर लेना, पहाड़ी इसमें पहाड़ी। नल्लामलाई की पहाड़ी, वेलिकोंडा की पहाड़ी, शेषाचलम की पहाड़ी,
ये सब इनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। क्लियर है? जबकि उड़ीसा राज्य में महेंद्रगिरी पर्वत, उड़ीसा राज्य में पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ये उड़ीसा राज्य में पूर्वी घाट पर्वत की ऊंची चोटी महेंद्रगिरी पर्वत चोटी है। महेंद्रगिरी पर्वत चोटी। आज की क्लास, आज हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार आज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के मैदान। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली क्लास होगी हमारा भारत के मैदान। हमने जैसा पढ़ाया था कि भारत का भौतिक स्वरूप के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया था। हमने पढ़ाया था भारत का भौतिक स्वरूप, हमने ये भी बताया था भौतिक स्वरूप के आधार पर भारत को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं, एक बार रिवीजन कर दूं। इसके बाद आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। 4 भाग मैंने बताया था। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, नेक्स्ट पढ़ाया था, नेक्स्ट बताया था उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बाद प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, इसको ऐसा लिखेंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तीसरा है भारत के मैदान, और मैंने चौथा बताया था भारतीय तट एवं द्वीप समूह, जिसमें से हमने क्या क्या पढ़ लिया, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद सेकेंड क्या पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया। सेकेंड हमने क्या पढ़ लिया, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ये भी कंप्लीट कर लिया। अब अगली क्लास पढ़ेंगे भारत के मैदान। उसके बाद जब ये भारत का मैदान कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय तट एवं द्वीप समूह। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारी अगली क्लास होगी भारत के मैदान। पूरे भारत में जो मैदान है उसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।